सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। कल द हिंदू का सेशन का टाइम थोड़ा सा हम डिफरेंट था, मतलब 12 बजे के आसपास हम लोगों ने कवर किया था। कल संडे था, तो संडे का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो संडे का जो साइंस के टॉपिक्स है वो मैंने कल कवर कर दिए थे। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का स्पेशल टॉपिक्स जो है वो आपके संडे को आते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए कवर कर दिए, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना उसको। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक्स। तो आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं, सिक्किम फ्लड है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 है, ये टॉपिक्स हैं। वी हैव सिक्किम फ्लड, पहले भी डिस्कशन हुआ बट आज फिर से आर्टिकल आया है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, ये भी देखेंगे। ट्राजेक्टरी करेक्शन ऑफ आदित्य एल वन ढोले, कॉन्सैंग्यूनिटी एंड ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर साइंस का है। फोनोटैक्सिस, ये भी साइंस का है, ये भी साइंस का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये आपका ये है, फिर उसके बाद ये ज्योग्राफी का टॉपिक। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो मेंस का प्रश्न देख लो, ये मेंस का प्रश्न है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डिजास्टर दैट आर टेकिंग प्लेस। इसमें कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजास्टर। तो इंटीग्रेटेड डिजास्टर क्या है? एंड इंटीग्रेटेड डिजास्टर ऑल्सो डिमांड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसी को आपको डिस्कस करना है, 10 नंबर पे लिखना है। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे आप लोग को, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपना आंसर सेंड करना है। आकलन सीरीज में विद इन 1 वीक लॉन्च कर दूंगा, जिसमें जो है जो भी मेंस की बढ़िया तरीके से ये है कि अपना आंसर सेंड करें और इवेलुएट कराएं। प्लस मैं कुछ आपको वीकली एक टेस्ट दूंगा, प्लस एक फुल लेंथ टेस्ट पूरे जो है महीने में होगा। तो आकलन सीरीज के अंदर आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। वो जैसे ही होगा उसके ऊपर डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, उन्हीं के लिए जो आंसर लिखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारे आप लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी लॉजिस्टिक भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें फ्री टेस्ट मिलेगा। उसके बाद ग्राफिक करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल रहेगा। ई बुक है जिसमें 200 न्यूज़पेपर टॉपिक्स हैं। द हिंदू के मेंस के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है। और gsreporter.com वेबसाइट पे जाके उसमें हिंदू का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जीएस मैगजीन, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की जो मेरी मैगजीन आती है वो फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा कंटेंट आपको सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में अवेलेबल रहेगा। तो अभी तक आपने नहीं किया तो ये जाके कर लो। उसके अलावा सेकेंड ARC का कोर्स चल ही रहा है हमारा, ये आप कर सकते हो। प्लस जो कोर्स आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 30% का ऑफ भी चल रहा है। और आप SP100 कोड यूज़ करो, उसमें ऑलरेडी है तो आपको बस क्लिक करना है और आप बन सकते हो। और ये जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है ये अभी चल रहा है। उसके अलावा सेकेंड ARC रिपोर्ट है, इसमें एक रिपोर्ट और मैंने ऐड कर दी है, पर्सनल मैनेजमेंट, वो भी आप लोग गो थ्रू हो जाना। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। दैट इज लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट कॉज द फ्लड इन सिक्किम। इस पर मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो आई थिंक हम लोगों ने सैटरडे को या फ्राइडे को किसी दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड इन सिक्किम। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिक्किम के अंदर आपका फ्लड आया था, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अब इसमें इन्होंने उसी सारी बातों को जो है हाईलाइट किया है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आया था नीचे, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आया था। तो एक डैमेज हुआ था, उसका नाम था चुंगथांग डैम है। एंड ये जो डैम है टिस्टा के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। टिस्टा रिवर है, टिस्टा रिवर सिक्किम से निकल के फिर नीचे की तरफ जाती है, बांग्लादेश तक जाती है वेस्ट बंगाल से होते हुए। तो चुंगदांग डैम है, ये डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से होता। अब आप खुद सोचो, कोई डैम है जिसपे बहुत सारा पानी है और वो डैम अगर डिस्ट्रॉय होगा तो नीचे काफ़ी अधिक, इससे काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है वो कॉज हो सकता है, जो कि देखने को भी मिला। तो व्हाट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में हम GLOF भी कहते हैं। अब इसमें मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि एक बड़ा सा ग्लेशियर है, उसमें धीरे 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 पानी जो है पिघलता जाता है, मतलब बर्फ पिघलती जाती है। गड्ढा टाइप इलाका है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है, पत्थरों से सराउंडेड रहता है, तो पानी वहाँ इकट्ठा होता रहता है। और जो पत्थर आसपास होते हैं उन्हें मोरेन्स कहते हैं। मोरेन्स के माध्यम से अब जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो ये पत्थर हट जाते हैं और फिर बहुत तेज़ी से ये एक फ्लैश फ्लड के रूप में आप कह सकते हैं कि फ्लैश फ्लड के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो साउथ लोहनाक ग्लेशियर है, जो कि नॉर्थ सिक्किम में लोकेटेड है।
एंड ये बहुत तेजी से ये जो ग्लेशियर्स पिघल भी आपका रहा है। और देखो इसमें ये कहा गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी। अब देखो मैंने यही बोला, यहीं पे प्रश्न भी मैंने आपके लिए बनाया है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ए इंटीग्रेटेड डिजास्टर। एक डिजास्टर हुआ, उससे दूसरा डिजास्टर जुड़ा हुआ है। अब एक कहा गया कि एक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ऑल्दो मेट्रोलॉजिकल डेटा में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। एक बात कही गई कि देखो नेपाल के अंदर जो अर्थक्वेक आया है, उस अर्थक्वेक की वजह से, नेपाल का जो अर्थक्वेक है उस अर्थक्वेक की वजह से, जो नेपाल का अर्थक्वेक है, नेपाल के अर्थक्वेक की वजह से लोग लाइक 6.2 जो स्केल का अर्थक्वेक था, उसकी वजह से कुछ इंस्टेबिलिटी हुई होगी, और वो मोरेंस जो कि लेक को रोक रखा है, पत्थर, वो हट गए होंगे, और फिर आपका बारिश आपका जो फ्लड की स्थिति आई होगी। लेकिन जो बारिश वाला पॉइंट है, वो बारिश वाला पॉइंट आपका जो है नकारा गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक आप खुद सोचो कि स्टडी ये भी कहती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा अर्थक्वेक आया, उससे ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग आपकी हो रही है। तो GLOF इज लिंक्ड विद अर्थक्वेक जो कि आया उस रीजन में, हिमालयन रीजन, सिक्किम में भी हिमालयन रीजन पे ही लोकेटेड है। तो अगर वहां पे बड़ा आप अर्थक्वेक आएगा तो वो उस रीजन को भी काफी हद तक अफेक्ट करेगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डिजास्टर, एक डिजास्टर दूसरे डिजास्टर को जन्म दे रहा है। ये है। अभी अगर याद हो तो हमने एक जो फ्लडिंग के बारे में डिस्कशन किया था, और उसको हमने लैंडस्लाइड जो कि आपकी हो रही हैं अपर रीजन पे, तो वो कैसे फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फिर कैसे वो खास तौर से अगर आप लोग को याद हो, हमने डिस्कस अभी बहुत डिटेल में कर रखा था कि जो रिवर है, रिवर के जो फ्लड प्लेन्स है उनको किस तरीके से अफेक्ट आपका करता है, और क्यों हमें फ्लड जो फ्लड प्लेन्स है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का मतलब क्या समझते हैं कि बहुत वन लाइनर टाइप इन्फॉर्मेशन कोई मिल जाए, ये स्पीसीज आ गई, वो स्पीसीज आ गई, इसमें इतना समय आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। स्पीसीज आई है, जो भी है, बाद में कोई कंपाइलेशन निकालेगा, उसको पढ़ लो, बट स्पीसीज के पीछे भागने का क्या मतलब है? आपको कंसेप्ट पे जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार भी जितने भी क्वेश्चंस आए विद स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो डाल रखी है, देखो ये हमारे इसमें से आए हैं 12 क्वेश्चंस थे 20 में से, और सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया जा रहा है, इसी तरीके से ही आपको करना है। और अगर आपने थोड़ा स्टैटिक अपना कर लिया, और साथ में न्यूज़पेपर के जो मैं डिस्कशन करता हूँ उसको अगर आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बना लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर आप अपने ऑप्शनल पर फोकस कर सकते हैं, और आप मुझसे भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तीस्ता रिवर कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर की बात करें, बहुत सारे, एंड जो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग है, तो ये बहुत सारी इन प्रोजेक्ट्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो दैट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। और ये फ्लडिंग काफ़ी अधिक नुकसान भी कर सकती है, लाइफ प्रॉपर्टी का भी नुकसान कर सकती है, और इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो जब आप उस रीजन को मॉनिटर कर रहे हो, और उस रीजन को जब मॉनिटर करते हो तो आपको जानकारी हो सकती है कि हाँ ये फ्लडिंग की स्थिति आ सकती है, मतलब अर्ली वार्निंग दी जा सकती है, और जो भी प्रोटेक्शन के लिए जो भी मेजर्स हैं वो आपके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ डिजिटल इंडिया एक्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है अच्छा टॉपिक है, और यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक आपको मेंशन करना है दैट इज डिजिटल इंडिया एक्ट। डिजिटल इंडिया एक्ट, ये ध्यान में रखना है। कल संडे वाला टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है। कल संडे वाला टॉपिक थोड़ा मैंने फ्लेक्सिबल टाइम लिया था, 12 बजे लिया था, ठीक है। 12 PM में साइंस के सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, फेस नहीं दिखाया था उसमें मैंने। तो आज के टॉपिक से कल वाला भी देख लेना, कल का टॉपिक, कल का सेशन अपलोडेड है। आज का जो सेशन है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और कोशिश करें जिस दिन का कंटेंट है उसी दिन कवर कर लें, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिजिटल इंडिया एक्ट के ऊपर देखते हैं। तो रिसेंट अनाउंसमेंट जो डिजिटल इंडिया एक्ट, आप देखो जो प्रोविजंस इसमें मेंशन्ड है वो ध्यान में रखना है। तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हमारा लगातार डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल है, क्योंकि देखो 21वीं सदी है, इसे हम डिजिटल रिवोल्यूशन कहते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ही डिजिटल रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसे हम डिजिटल रिवोल्यूशन, वी यूज द टर्म डिजिटल रिवोल्यूशन, तो इस डिजिटल रिवोल्यूशन में जो डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें हम किस तरीके से रेगुलेट करें, चीज़ों को रेगुलेट करें। जैसे हमारा और आपका जो डेटा जनरेट होता है उसमें हमारा क्या से है, किस तरीके का हमारा कंसेंट लिया जा रहा है, जो लोग हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एंड फॉर दिस
वी नीड अ लॉ। और ये जो लॉ है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन आवर लाइफ डिजिटल इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिटल जो रिवोल्यूशन है 21वीं सदी में, और इस वजह से जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट 2000 हम लेकर आए थे, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट 2000 का जब हम लेकर आए थे 21वीं सदी की स्टार्टिंग में लेकर आए थे, तो उस समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। मतलब आज के समय में लगभग 850 मिलियन, ये फैक्ट आप अपने डेटा डायरी में नोट कर लेना, 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। आप ये देख सकते हो कि इंडिया के अंदर इंटरनेट जो यूजर्स हैं वो लगभग 850 मिलियन के आसपास आपके जो है इंटरनेट यूजर है। की प्रोविजंस इसमें क्या है कि पहला ये है कि ऑनलाइन सेफ्टी और ट्रस्ट, अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर, ये भी देखना है। प्लस शिफ्टिंग मार्केट डायनेमिक्स while remaining adaptable to shifting market dynamics and international legal principles। अब देखो ये लाइन याद रख लो, यहाँ की शब्द क्या क्या मेंशन्ड है। की शब्द आपको ये याद रखना है। पहला ये लिखा है कि जो हम लोग हैं मान लो डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम में कुछ भी हो, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, कुछ भी आप ले लो, तो उसमें ये है एक तो सिटीजन्स का राइट प्रोटेक्ट करें, दूसरा हम ऐसा ना करें कि बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे हम ये कहते हैं कि जो पर्सनल डेटा है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई हो सकते हो, वो पर्सनल डेटा आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है, लेकिन नॉन पर्सनल डेटा शेयर किया जा सकता है। नॉन पर्सनल डेटा बेसिकली मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से मार्केट स्ट्रेटजी और सब सारी चीजें हो। तो यहाँ पे हम मार्केट डायनेमिक्स को भी समझे और जो इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करें। मतलब जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, लॉ से रिलेटेड जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल स्टैंडर्ड्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम अच्छे तरीके से फॉलो करें। दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड प्रोविजंस देखते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, एआई आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनका कैसे सही से इस्तेमाल किया जाए। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे गए हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी फोकस आपका किया गया है। वी कैन यूज और यूटिलाइज द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी है, रिसेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए, बट हाँ सर्टेन लीगल प्रिंसिपल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। जैसे even in case of artificial intelligence we say we need a ethical and responsive, we need a ethical and responsive as artificial intelligence, हमें जरूरत है। तो हम वो इंटरनेशनल लेवल का जो इथिकल लीगल प्रिंसिपल्स हैं उसको भी फॉलो करेंगे। ये है तीसरा पॉइंट इसमें है जो हाईलाइट किया गया है कि एक तरफ जो एक्सेसिबिलिटी है, जैसे मान लो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको आप एक्सेस भी कर सको, और दूसरा ये है कि प्रॉपर रेगुलेशन हो सके, पर्सनल लेवल पे जो राइट्स उनको प्रोटेक्ट करे। तो एक तरफ रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में बैलेंस करना, इस पर भी फोकस जो है किया गया है। दूसरा ये भी कहा गया कि जो सेफ हार्बर प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड है सेफ हार्बर प्रिंसिपल। अब इस पे भी थोड़ा सा हो सकता है डिजिटल इंडिया जो ये एक्ट है, ये एक्ट देखेगा। सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या कहता है? सेफ हार्बर प्रिंसिपल कहता है मान लो कोई डिजिटल सिस्टम है, हम उसके यूजर्स हैं, तो जो भी कंटेंट पब्लिश किया जाएगा उस कंटेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा, ये डिजिटल हार्बर प्रिंसिपल कहता है। अब इसको रिव्यू करना जरूरी है, क्यों जिम्मेदार नहीं होगा। अब मान लो यूट्यूब है, अब यूट्यूब में आज के समय में ये है कि अगर आप अपने सपोज करो कि अपने चैनल को डेवलप करते हो और उसमें अगर आप की जानकारी हो तो वो लोग आधार कार्ड और ये सब मांगने लग गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कोई भी बना लेता था। तो यूट्यूब को भी पता है कि अच्छा ये कंटेंट इसके द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी ये इन्फॉर्मेशन है। मान लो कुछ गलत कंटेंट होता है तो उस चीज़ को अगर एजेंसीज है वो आइडेंटिफाई कर सकती है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और किसी भी प्रकार का कंटेंट अगर डाला जा रहा है तो वहाँ पे जरूरी है कि आप अब जो सेफ हार्बर प्रिंसिपल को उसमें थोड़ा डाइल्यूशन जरूरी है। आप भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करो जिसके माध्यम से इस प्रकार का कंटेंट ना आए जो कि लोगों के राइट्स को अफेक्ट करे, वुमेन डिग्निटी को मतलब अफेक्ट करे, ये बहुत जरूरी है। तो ये भी ये जो हमारा एक्ट है इसने इस प्रिंसिपल को भी थोड़ा सा देखने की बात जो है की है। चैलेंज की बात करें तो ये भी देखना है कि हमें चैलेंज ये है सबसे जरूरी कि मान लो आप लॉ लेकर आते हो, लॉ लेकर ये ना हो, क्योंकि देखो आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि हम बहुत ज्यादा रेगुलेशन कर ले, बहुत स्ट्रिक्ट कर दे
जिसके माध्यम से इनोवेशन और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो खत्म कर दे। तो वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। एक तो राइट्स प्राइवेसी तो है ही, साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनोवेशन, इन पर भी ध्यान देना है, ये भी आपका हाईलाइट किया गया। तो बहुत ज्यादा मान लो आप कह दो ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते, ये इनोवेशन नहीं कर सकते, इस चीज को ऐड नहीं कर सकते, अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो इट विल इंपैक्ट द ओवरऑल डिजिटल इकोसिस्टम ग्रोथ भी काफी हद तक अफेक्ट करेगा। फिर लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपके देश के अंदर भी नहीं करेंगे। फिर ये भी कहा गया कि सपोज करो कि जो सेफ हार्बर प्रिंसिपल जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो सेफ हार्बर प्रिंसिपल कहता है कि मान लो हम और आप यूजर हैं, हम कोई भी कंटेंट डालते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो जिम्मेदार हो गया तो फिर वो भी देखेगा कि किस टाइप का, मतलब उसकी तरफ से भी रेगुलेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से आ जाएगा कि आपने इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया या फिर मतलब आपने कुछ ऐसा लिखा या जो भी आपने कंटेंट डाला, अब उसका रेगुलेशन भी एल्गोरिदम के माध्यम से या जो भी सिस्टम सेटअप किया जाएगा उसके माध्यम से वो रेगुलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है कि क्या ऐसे रेगुलेशन से इनोवेशन तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा चैलेंजेस है जो देखना जो है जरूरी हो जाता है। और इसके लिए ये भी कहा गया कि जो भी मतलब अगर सपोज करें कि हम बात कर रहे हैं कि इस एक्ट के माध्यम से हम डिजिटल इकोसिस्टम को रेगुलेट करना चाहते हैं, बट उसके लिए रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमको डेवलप करना पड़ेगा एनफोर्समेंट के लिए। एनफोर्समेंट आप करना चाहते हो, अब ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप चलाने नहीं आता है तो अभी उसको आप एनफोर्समेंट कर रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमको ये देखना है कि प्रॉपर अगर हम जो है लाइक इफ यू आर फोकसिंग टुवर्ड्स कि किस तरीके से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें हमें एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड दैट इज ऑल्सो नीडेड। ये भी एक चैलेंज है जो मीट आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इसरो परफॉर्म ट्रेजेक्ट्री करेक्शन फॉर आदित्य L1। आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट, इन पर मैंने बहुत बहुत बार डिस्कशन किया है ना, बहुत बहुत बार हमने डिस्कशन आदित्य L1 पर किया है। कमेंट सेक्शन में बताओ अच्छा L1 से रिलेटेड कुछ इमर्जिंग कंसेप्ट पर भी मैंने आपसे चर्चा की है। अभी सब चीजें हैं कि जब मान लो कोई नहीं कर पाता तो प्रीलिम्स से पहले मैं आपके लिए बहुत एडवांस टॉपिक ज्योग्राफी एनवायरमेंट और साइंस के लिए कोर्स लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा आपका बढ़िया रिवीजन सारी चीजों का हो जाएगा। बट जब आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी फिलहाल के लिए देखो, इसरो परफॉर्म्स ट्रेजेक्ट्री करेक्शन फॉर आदित्य L1। आदित्य L1 क्या ऑब्जेक्टिव है, L1 क्या है, ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, साइंस का एक टॉपिक है। अब यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री करेक्शन का मतलब यहाँ पे आप समझो तो देखो, ये आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो कि लैग्रेंजियन L1 पॉइंट की तरफ जा रहा है, जो कि सन और अर्थ के बीच में लोकेटेड है। ट्रेजेक्ट्री करेक्शन का सिंपल सा मतलब अगर आप देखो, जैसे ये एग्जांपल है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कुछ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे 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 जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और मैं गलत जा रहा हूँ, तो कोई मेरा हाथ पकड़ के इधर खींच दे, अरे तुम इधर जाना, वहां कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ही समझो कि जो एक ट्रेजेक्ट्री पे आदित्य L1 जा रहा है उस पर सर्टन करेक्शन, बिकॉज अगर आप वो करेक्शन नहीं करोगे तो जो एक डिफाइंड ऑर्बिट में मूव करना है आदित्य L1 का वो नहीं हो पाएगा। तो इसे हम ट्रेजेक्ट्री करेक्शन या फिर TCM शब्द भी इसके लिए हम इस्तेमाल जो है करते हैं। और यहाँ पे ये ट्रांस लैंग्रेजियन पॉइंट 1 इंसर्शन मैनूवर परफॉर्म भी किया गया था। मतलब ये जो ट्रांस मतलब ये क्या है कि L1 पॉइंट की तरफ आपका उसको लेकर जाना, यहाँ से जैसे अब मूव कर रहा है आदित्य L1 हमारा मूव कर रहा है, तो L1 की तरफ लैंग्रेजियन पॉइंट L1 की तरफ लेकर जाना, तो उसके लिए एक ऑलरेडी सितंबर 19 को चीज़ें परफॉर्म की गई थी। अब फर्दर ये जो है किया जाएगा। इसके अलावा मैंने ये सारा, अगर आप चाहो तो ये मैंने एक ग्राफ डाल दिया है, आपको PDF शेयर कर दूंगा। जिन्होंने मान लो नए लोग होंगे जिन्होंने नहीं पहले का डिस्कशन सितंबर का देखा होगा, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। इसमें मैंने ग्राफ डाल दिया है, आदित्य L1 क्या है, लैंग्वेज पॉइंट क्या है और लैंग्वेज पॉइंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब एक ग्राफ बना के डाल दिया है, इसको मतलब ये लेके डाल दिया है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना जिन्होंने नहीं देखा है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा कर रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। सेशन को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इतनी जिम्मेदारी आप लोग उठाएं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे जो सेशन हो रहा है उस पर अपने नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, ये सारी चीज़ें। और जो मैं मेंस के लिए फोकस कर रहा हूँ उसको सीरियसली लो। सेकेंड ARC रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं तो उसमें 5 मेजर रिपोर्ट्स हैं, पहले 4 हो रही थी अब 5 हो गई हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में सिविल सर्विस से रिलेटेड है, वो भी इंक्लूडेड है। तो अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो वो लोग आप लोग गो थ्रू हो जाएं। सेकेंड ARC रिपोर्ट कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उसको कवर करने की, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना। अभी मैं जैसे सेकंड ARC रिपोर्ट के वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर नई चीज़ें लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, जो कि जरूरी है आप लोग के लिए कवर कर पाना, ठीक है, करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रे बेस हैबिटेट डिक्टेट एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर को एग्जिस्टेंस। ये देखो ये एक टॉपिक है, धोले करके ये डॉग होता है, इसका इमेज आप देख लो। अब इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज समझना है, मैंने आपसे कई बार चर्चा की है, वी हैव ऑलवेज डिस्कस अबाउट एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, या है ना, तो देयर इज आल्सो एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट सिनेरियो। जिस तरीके से हम पूरा फॉरेस्ट एरिया खत्म करते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर है, प्रे बेस रिड्यूस हो रहा है, तो जानवरों के लिए भी आपस में जगह नहीं है कि वो एक साथ रह सके। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट भी आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सर्वाइव उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है सर्वाइव कर पाना। अब यहाँ मान लो पहले आप बड़े घर में रहते थे, बड़े, है ना, 5 फ्लोर का घर है, अब 5 फ्लोर में एक कमरा बचा, एक कमरे में आप 10-20 लोग रह रहे हो, कैसे होगा? आपस में लड़ते भिड़ते रहोगे, रिसोर्सेस नहीं होंगे, खाना पीना कैसे, सर प्राइवेसी कैसे मैनेज करोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से जंगल में भी यही स्थिति हो रही है कि जीवों की जो उनका एक जगह वो मार्क करते थे, तो वो नहीं है। अब उसमें 2-3 प्रीडेटर्स, एक तरफ लिपर्ड, एक टाइगर, फिर ये डॉल, ये छोटा मोटा, इसका तो कुछ भी मतलब लिपर्ड है या टाइगर है, तो वो तो इसको आसपास भी भटकने नहीं देंगे। छोटा बहुत जो प्रीडेटर बेस, मतलब जो खाने वाले प्रे बेस है, अब वो टाइगर और लिपर्ड से बचेंगे तब इसके हाथ आएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, इनके नंबर को फर्दर रिड्यूस जो है करता चला जाएगा, ये बड़ा फैक्टर है। तो इसके बारे में ये डॉग है, तो आप बता सकते हो ह्यूमन इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो उस पर आप चर्चा करते समय इसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी इसे हम कहते हैं। ये एंडेंजर्ड वाइल्ड पैक ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट में आपका प्रेजेंट रहता है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। अभी फिलहाल के लिए इसे ये आपका आई थिंक एंडेंजर्ड ही कैटेगरी में, आगे डिस्कस करेंगे इसमें। अभी एक मानस नेशनल पार्क में इसकी स्टडी भी जो है की गई है, इसकी एक्टिविटी से रिलेटेड, एंड इस पे कहा गया कि इसका जो एक्टिविटी ओवरलैप है, मतलब वो लिपर्ड के साथ है, ठीक है, मतलब लिपर्ड है और लिपर्ड के साथ एक्टिविटी ओवरलैप है, तो फिर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट भी चांसेस बहुत हाई आपके जो है बन जाते हैं। कमेंट सेक्शन बताओ क्या था, मैंने कल पढ़ाया था उमामी, चेक करना, कल पढ़ाया था ये क्या है। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग टर्म ये याद रखना, दैट इज सिम्पैट्रिक। इसमें क्या है, एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज एंड पॉपुलेशन विद इन द सेम और ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो सिम्पैट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पे एक जोग्राफिकल एरिया, सपोज करो मानस नेशनल पार्क एक जोग्राफिकल एरिया हो गया, उस जोग्राफिकल एरियाज में जो जीव प्रेजेंट है, तो ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरिया, आप भी वहां प्रेजेंट हो, मान लो धोले भी प्रेजेंट है, लेपर्ड भी प्रेजेंट है, टाइगर भी प्रेजेंट है, अब उनका ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरिया हो गया, और उसमें हो सकता है कई एक्टिविटी में दोनों का एक कंपटीशन भी रहे, तो इसे हम सिम्पैट्रिक भी बोलते हैं। तो खासतौर से ढोले की बात करें तो ये सदर्न ईस्टर्न रीजन में है, अभी फिलहाल के लिए इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसका डिजीज का स्प्रेड भी आपका हो रहा है, और पॉपुलेशन, क्योंकि देखो हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इट मीन्स हैबिटेट का डिवीज। जैसे मान लो कोई एक जंगल है, जंगल के बीच से रोड जा रही है, जंगल के बीच से रेलवे लाइन जा रही है, इस टाइप की चीजें हैं, तो हैबिटेशन क्या होगा, वो इट विल बी फ्रेगमेंटेड, हैबिटेशन पूरे तरीके से ऐसे जो है फ्रेगमेंटेड होगा। तो इसे आप ध्यान में रखते हो। यहाँ पे क्या है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी इनके नंबर काफी हद तक जो है आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है, जो कि इसके नंबर भी अगर देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, मतलब 2000 ज़्यादा बड़ा नंबर आपका नहीं है। एंड हैबिटेट लॉस बड़ा है, इसके जो प्रे बेस है वो रिड्यूस हो रहा है, ये सब जरूरी है। अब खाने को ही नहीं होगा, रहने को ही नहीं होगा, तो जिएगा कैसे? वो जी के क्या करेगा? उसके खाने को नहीं है, उसके रहने की जगह नहीं है, तो वही यही सब, तो वो सरवाइव करके क्या करेगा? ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है, और यही सेम सी पॉइंट्स रिपीटेड हैं जो मैंने अभी आपको देखा। ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे भी हमारे पाया जाता है। ये देख लो, ये डॉग्स हैं जिन्हें हम धोले जो है कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जहां मौका मिले शेयर जरूर से करें, और जो जो चीज़ें मैं आप के लिए करवा रहा हूँ इस पर एटलीस्ट फोकस करें, रिविजन करते रहें, बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस का टॉपिक है अनरेवलिंग द लिंक्स बिटवीन कॉन्सैंग्विनिटी एंड जेनेटिक डिजीज। इसमें 2 कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, साइंस वाले पेज में ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, द आइडिया ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी, और दूसरा एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर,
तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दो कंसेप्ट आते हैं साइंस के ऊपर, ये टॉपिक है, हेडिंग आप डाल लो कॉन्सैंग्विनिटी के ऊपर। अब पहला टर्म हम समझते हैं, दैट इज कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी के ऊपर ये टर्म जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो जैसे देखो सिंपल सी इस चीज को समझना, ठीक है, इसको और दूसरे कंसिडरेशन से मत लेना, इसको समझने का प्रयास करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आप प्लांट स्पीसीज की बात करो, प्लांट स्पीसीज के फूल का कलर, कोई पौधा है, उस पौधे के फूल का कलर पर्पल है या रेड है या येलो है, या पत्तियां कैसी हैं या उसकी हाइट कैसी, ये सब कौन डिसाइड करता है? वो जीन्स डिसाइड करते हैं। मतलब पौधे में जो जीन्स प्रेजेंट है वो डिसाइड करते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सेम रिलेटेड प्लांट्स हैं, है ना, जैसे मान लो एक पौधा है, उसके सेम वो जो पौधे आपने उगाए उन बीजों से आपने उगाए जो कि एक सेम एंसेस्टर है, ठीक है, मतलब सेम प्लांट है, उसी से दो पौधे बने। अब वो दो पौधों में क्रॉसिंग कराई आपने, ठीक है, तो क्योंकि वो सेम से ही है तो जेनेटिक लेवल पे सेम होंगे। जैसे एक पौधा है, उसी के आपने जो भी क्रॉसिंग करा के दो पौधे बने। अब दोनों पौधों में क्योंकि आप एक से ही बना है तो वो दोनों में सेम से जेनेटिक होगा। फिर उन दोनों की आपने कॉमन एंसेस्टर है, दोनों की क्रॉसिंग कराई, फिर जेनेटिक लेवल पे सेम होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ये सेम जेनेटिक लेवल पे देखते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट है, कैरेक्टर क्या मतलब जो ट्रेट है, फीचर्स हैं, कि इससे पहले वाला पेड़ थोड़ा लंबा था, अब दूसरे पेड़ जो है वो छोटे होंगे। तो क्या होता है कि सेम जेनेटिक लेवल पे अगर क्रॉसिंग हो रही है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सर्टेन ट्रेट्स में कमी आए, ये पॉसिबिलिटी रहती है। मान लो प्लांट की हाइट पे, प्रोडक्शन पे, यील्ड पे, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे लिविंग सिस्टम में भी होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में। अगर आप देखोगे कॉन्सैंग्विनिटी क्या है, यहाँ पे क्या है, दो इंडिविजुअल कैरेक्टराइज्ड बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन एंसेस्टर। इफ दे आर शेयरिंग, मतलब मान लो कॉमन एंसेस्टर्स हैं, वहीं से कॉमन एंसेस्टर्स से ही दो लोग हैं, दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, कॉमन एंसेस्टर्स से ही आपके रिलेटेड हैं, ठीक है, तो इसे हम कॉन्सैंग्विनिटी शब्द इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किनशिप विथ अ रिलेटिव हु इज डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे वैसे दो लोग हैं, कॉमन एंसेस्टर्स हैं। तो देखो इंडिया में इसीलिए, क्योंकि देखो मैरिज की जब हम बात करते हैं तो मैरिज में रिप्रोडक्शन एक बड़ा फैक्टर है। मतलब दूसरे पॉइंट्स तो आप लोग डिस्कस करते ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिप्रोडक्शन। सोसाइटी या पॉपुलेशन इंक्रीज करने का एक लेजिटिमाइजेशन मैरिज है। बाकी चीज़ें तो चलो आप लोग है, बट रिप्रोडक्शन एक बड़ा फैक्टर है। और मैरिज के जो रूल्स रेगुलेशंस चीज़ें बनी हुई हैं सामाजिक लेवल पे या एज पर द लॉ, उसमें कई समाज में, कई सोसाइटीज़ में ये है कि इवन जैसे होता है ना कि जैसे अगर आप हिंदू सोसाइटी की देखो तो गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे, ऑल्दो अलग अलग डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसमें एक ये इसके पीछे अगर आप साइंटिफिक फैक्टर्स भी समझने का प्रयास करो तो उसमें ये जो कॉन्सैंग्विनिटी का कंसेप्ट है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि मान लो कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन अगर एंसेस्टर है तो देर इज यहाँ पे कॉन्सैंग्विनिटी है, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी, एक जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑटोजोमल जो रिसेसिव डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी अगर होगी, अगर सेम एंसेस्टर से लोग हैं और दो रिलेटिव उनके बीच में मैरिज हो जाए, और मैरिज होने के बाद देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये थोड़ा सा है, तो ये कहा गया है कि जो कॉन्सैंग्वियस कपल्स होंगे उनके अंदर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, हाई लेवल ऑफ जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए जैसे मान लो हमारे समाज के अंदर कुछ लेवल पे ये भी रहता है कि रिलेशन में ही मैरिज हो जाती है। इवन मतलब कम्युनिटी, इवन हिंदू सोसाइटी देखो या मुस्लिम सोसाइटी भी देखो, इस हिंदू सोसाइटी में एक सर्टेन सेक्शन है वहाँ पे अलाउड नहीं है, बट कुछ आपको एग्जांपल साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में हिंदू सोसाइटी में भी मिलेगा कि रिलेशन में मैरिज हो जाती है। मुस्लिम्स की बात करें, इस्लामिक लेवल पे देखें तो उनमें सेम उसमें शादी हो जाती है, सेम जो मतलब रिलेशन में शादी हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये इन्हें हम कहेंगे कॉन्सैंग्यूनस कपल्स, और वहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिसऑर्डर, दैट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहले के जो ये कंसेप्ट कुछ लेवल पे जो बने हुए हैं वो साइंटिफिक, अब हम ये जरूर से कह सकते हैं, मतलब अब आप जब इमोशनल एंगल पे
जाओगे या राइट्स के एंगल पे जाओगे, वो एक अलग आपकी रहता है। मतलब कोई कहेगा कि मैरिज की तो मेरी चॉइस है, मैं किसी से भी करूं, वो एक अलग डिबेट जाती है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी राइट्स एंड ऑल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेंग्युइनिटी। एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि जो स्टडी आज अभी पब्लिश हुई है, एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द मतलब इससे क्या दिक्कतें होती हैं। मतलब उसमें एक कंसेप्ट जो आपका आ रहा है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा अगर डायग्राम होगा तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको, डायग्राम कहाँ गया, चलो डायग्राम नहीं है। देखो पहले तो देख लो कई डिसऑर्डर्स जिसे हम ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे ये अलग अलग बीमारियां लिखी हुई, सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो दैट वन ऑफ दैट। इसका डीफनेस, ये आप देख लो बहुत सारी ये अलग अलग बीमारियां लिखी हुई हैं, है ना, डिफिकल्ट सी बीमारियां, ये बीमारियां देख लो। अब इसको थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ दो शब्द मेंशन्ड है, देयर आर टू वर्ड्स। पहला एक कंसेप्ट है दैट इज रिसेसिव, एक कंसेप्ट होता है जिसे हम रिसेसिव बोलते हैं, और दूसरा कंसेप्ट है जिसे हम दूसरा शब्द हम बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट है, जैसे मान लो, अब थोड़ा सा मैं जेनेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, उस प्लांट का जो कलर है, प्लांट के फूल का कलर, मान लो प्लांट की हाइट है, वो है ना, हाइट है। अब हाइट से रिलेटेड जो जीन प्रेजेंट होगी, तो एक होगी कैपिटल टी, एक होगी स्मॉल टी। ये दो, इन्हें हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मतलब ये जो कैपिटल टी में आप देख रहे हो ये डोमिनेंट और ये आपका रिसेसिव। अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है, इट मीन्स ये डोमिनेंट जीन अपने आप को अपने आप को डोमिनेंट जीन अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। अगर प्लांट की हाइट छोटी हो गई तो ये जीन अपने आप को, रिसेसिव जीन जो है वो अपने आप को, रिसेसिव जीन अपने आप को प्रेजेंट करती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि सपोज करो ये दोनों की क्रॉसिंग होती है, दोनों की क्रॉसिंग होती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों कंबाइन हो जाएं। यहाँ पे टी स्मॉल टी होगी, तो मतलब एक प्लांट स्पीसीज होगी जिसकी हाइट कम होगी। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या है कि अगर मान लो रिसेसिव जीन्स कंबाइन करें, क्योंकि रिसेसिव जीन्स अगर कंबाइन करेंगी दे कैन बी लिंक्ड विथ सर्टेन डिसऑर्डर से आपका लिंक हो सकती है, जैसे ये डिसऑर्डर्स दुनिया भर के दे रखे हैं। अगर वो मान लो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, सपोज करो ये टीटी है और ये किसी से दूसरे से मैरिज करता है जो जिसका जीन डिफरेंट है, तो वहां पे अगर जीन डिफर करता है तो देयर इज दिस एस्पेक्ट कि यहाँ पे फिर ये डिसऑर्डर के चांसेस कम होते हैं। सिकल सेल एनीमिया की बात करें, मान लो एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कैरियर्स हैं। अब दोनों जब शादी हो गई और उस मतलब शादी हो गई और जो उनका बच्चा होगा वो, उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो भले दोनों को बीमारी ना हो लेकिन उनके बच्चों को हो सकती है, दोनों जीन्स आके कंबाइन होकर एक बच्चे पे चली गई और फिर वो डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफर है रिसेसिव जीन का और उससे जो रिलेटेड बीमारी है उसी को ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने लिख दिया है कि सम जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोजोमल मींस जीन इन क्वेश्चन इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द नंबर्ड और नॉन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो उसमें प्रेजेंट, रिसेसिव का मतलब दो कॉपीज हैं, एक दोनों पेरेंट्स से एक एक कॉपी आ रही है, और ऑटोजोमल का मतलब है दे आर नॉट रिलेटेड विथ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, रादर नॉर्मल जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उस पर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थोड़े पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज फोनोटैक्सिस। कल का सेशन आप लोग देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है उसको इग्नोर नहीं करना। कल सेशन 12 बजे हुआ था, संडे का समय था, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आप लोग जरूर से गो थ्रू होना और तो देख लेना। फोनोटैक्सिस देखते हैं, फर्स्ट साउंड देन मोशन। तो यहाँ पे देखो, ये मेंस का इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा बट प्रीलिम्स का हमें थोड़ा सा देखना है इसमें। तो जैसे ये जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रास हॉपर बोलते हैं, टिड्डा टिड्डी बोलते हैं, तो ये आवाज़ आपके निकालते हैं मॉनसून टाइम पे, या है ना, कई प्रकार के जो आवाज़ निकलते हैं, इसे हम फोनोटैक्सिस शब्द बोलते हैं। एंड जो मूवमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, तो ये क्रिकेट्स, मॉथ्स, फ्रॉग्स, इन सब में देखने को मिलता है। मतलब टैक्सिस शब्द का मतलब होता है मूवमेंट, साउंड की वजह से मूवमेंट होगा उसे हम बोलते हैं फोनोटैक्सिस। ये शब्द याद रखना है, फोनोटैक्स। सब पेपर के अंदर है, न्यूज़पेपर है। अभी न्यूज़पेपर में मैं कोई इजराइल और हमस की लड़ाई नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, अभी कुछ और जब बड़े आर्टिकल्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आज भी एक आर्टिकल आया है बट वो अपना ओपिनियन बहुत ज़्यादा उसमें इंक्लूडेड है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। अब इसमें इट्स बेटर, क्योंकि देखो सब अपना अपना ओपिनियन लेकर चलते हैं, तो हमें अपना ओपिनियन उस पर थोड़ा सा
ना अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा ओपिनियंस जो है। अभी थोड़ा सा चीज़ें जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, मैंने एक आपको इंटरनेशनल डायमेंशन एक अलग से लेक्चर बना के डाल दिया है, और भी कुछ नया आता है तो मैं वो आपको इंक्लूड कर लूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम लोग का जो भी डिस्कशन होता है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी मान लो मैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना दूँ, वो ठीक नहीं है, मतलब इस सेशन के अंदर, तो ये थोड़ा सा देखें। यहाँ पे अगर आप फोनोटैक्सिस का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे देर आर टू टाइप ऑफ फोनोटैक्सिस, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और किसी जो फीमेल है पर्टिकुलर स्पीसीज की, क्रिकेट मतलब क्रिकेट का मतलब यहाँ पे वो जो ग्रास हॉपर्स हो गए, फ्रॉक्स है, तो ये क्या है कि आर अट्रैक्टेड टू द साउंड मेड बाय मेल्स, मतलब मेल्स ने आवाज निकाली है ना, तो उसके बाद फीमेल अट्रैक्ट होगी, है ना, तो ये है उसका नेगेटिव फोनोटैक्सिस की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वार्न करना, ये जो बेसिकली आवाज निकाली जाती है दूसरों को डराने के लिए निकाली जाती है, तो एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के अंदर फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, नेगेटिव के लिए जो भी खतरा है उसको डराने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे अगेन सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, इसमें एआरसी का कोर्स चालू है, अभी 30% ऑफ है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो कर लेना। ये इसमें 5 रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट और मैंने ऐड कर ली है, पेपर 2, 3, 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मिस मत करना। अगेन आई एम स्टेटिंग। फिर उसको एग्रीकल्चर ऑप्शनल हमारा चल ही रहा है, आपने नहीं ज्वाइन किया तो इसको भी आप लोग जरूर से ज्वाइन करें। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसमें ये सब कुछ फ्री मटेरियल है, फ्री टेस्ट है, इसमें ग्राफिक करंट अफेयर्स है, ई बुक है जिसमें 2000 टॉपिक्स न्यूज़पेपर के कवर्ड है, ये पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड फोल्डर में डाला हुआ है तो वो देख लेना। हिंदू के मेंस क्वेश्चंस के कंपाइलेशंस हैं, और जीएस रिपोर्टर वेबसाइट पे जाओगे तो हिंदू के पीडीएफ और ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको रीड किया था, ये क्वेश्चन देख लो। इंटीग्रेटेड डिजास्टर डिमांड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये है आपका। और इसमें सौरभ पांडे यूपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपने आंसर को सेंड करें। जल्द से जल्द मैं आकलन सीरीज लॉन्च करूंगा, एक बार जैसे ही एआरसी रिपोर्ट्स के वीडियो हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए आकलन सीरीज लेकर आऊँगा कि आप लोग मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं, आपका आंसर इवेलुएट होगा, फिर एक मिनी टेस्ट होगा और एक मेजर टेस्ट होगा, उसमें फिर आप लोग का होगा। तो बट उसमें काफ़ी सारी लॉजिस्टिक्स लगेंगे, तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जितने भी स्टूडेंट्स हो सीरियस जो लिख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो करें, क्योंकि ये जो भी आकलन सीरीज में लेकर आऊँगा अगले मेंस तक होगी, तो काफ़ी सारी लॉजिस्टिक्स लगेंगे, आपका आंसर आना, डाउनलोड करना, प्रिंट करना, फिर चेक करना, फिर अपलोड करना, ये सब चीज़ों में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स लगते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। तो ये मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।